तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स क्या हैं तो अब हम समझेंगे। यानी अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिव्यक्त क्या हैं, पोस्टुलेट क्या हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि फिजिक्स के सभी बेसिक लॉज की फॉर्म सभी इनर्शियल यानी जड़त्वीय फ्रेम्स में निर्देश तंत्रों में आइडेंटिकल रहती है, समान रहती है। यानी फिजिक्स के जितने भी बेसिक लॉज हैं जैसे एफिसिक्स स्टोर में ये सभी इनर्शियल फ्रेम में एक समान रहेंगे, चाहे वो फ्रेम रेस्ट में हो, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। यानी चाहे कोई निर्देश तंत्र स्थिरावस्था में हो या कोई निर्देश तंत्र नियत और वेग से गतिशील हो, दोनों ही अवस्था में जो फिजिक्स के बेसिक लॉज हैं, जो मूलभूत नियम हैं, उनका जो रूप है, उनकी जो फॉर्म है वो समान रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। दूसरा क्या पोस्टुलेट है कि लाइट की स्पीड इनवेरिएंट रहती है, यानी जो लाइट की स्पीड है वो निश्चल रहती है, यानी प्रकाश की गति निश्चल होती है। निश्चलता का मतलब ये होता है कि जब कोई क्वांटिटी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, ट्रांसफॉर्म हो भी जाती है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। जैसे स्पीड है, ग्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है कि स्पीड एक इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंट हो सकती है, दूसरे इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंट हो सकती है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम पर डिपेंड करती है। लेकिन लाइट की जो स्पीड है वो किसी इनर्शियल फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती, ये सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक समान रहती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे तो स्पीड होती है ग्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में, वो इनवेरिएंट नहीं होती, वो चेंज होती है, लेकिन लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे इनर्शियल फ्रेम किसी प्रकार का हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो, उन दोनों के ही विद रिस्पेक्ट, यानी कि चाहे रेस्ट में हो चाहे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो, उन दोनों फ्रेम्स के विद रिस्पेक्ट जो लाइट की स्पीड होगी वो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये दो पोस्टुलेट्स हैं। अगर ये पोस्टुलेट काम नहीं करते, जैसे मान लो कि लाइट की स्पीड अगर इनवेरिएंट नहीं होती तो क्या होता कि इस लाइट की स्पीड में जो माइकलसन मॉडल एपरेटस जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी जुड़ सकती थी, घट सकती थी। अब जिसके कारण जो उसका नेगेटिव रिजल्ट आया था वो रिजल्ट नहीं आया था। जो फ्रिंजों में कोई शिफ्ट नहीं आया था, उन फ्रिंजों में कुछ ना कुछ शिफ्ट आता। लेकिन हमने देखा कि माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में किसी भी प्रकार का फ्रिंज शिफ्ट नहीं होता। इसलिए इसका कंक्लूजन ये है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, इनवेरिएंट रहती है। तो अब हम पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तब इस्तेमाल किया जाता है जब इनर्शियल फ्रेम लाइट की स्पीड के कंपैरेटिव स्पीड से मूव करे। इसका मतलब ये है कि जब कोई इनर्शियल फ्रेम लगभग लाइट की स्पीड या उसके आसपास की स्पीड से मूव करे तो उस स्थिति में हम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करते, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इनर्शियल फ्रेम लाइट की स्पीड या उसके आसपास की स्पीड से मूव करता है तो जो फ्रेम रेस्ट में है और जो फ्रेम मूव कर रहा है उन दोनों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया टाइम सेम नहीं होगा। तो जब कोई फ्रेम लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड या लाइट की स्पीड के इक्वल स्पीड से मूव करता है तो रेस्ट फ्रेम
और जो फ्रेम मूव कर रहा है, उन दोनों के द्वारा किसी घटना का या किसी इवेंट का मेजर किया गया, ऑब्जर्व किया गया टाइम सेम नहीं हो सकता। अब हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मानते हैं कि एक रेस्ट फ्रेम है और इस रेस्ट फ्रेम को हमने एस कहा है, इसका ओरिजिन ओ है, इसका मूल बिंदु ओ है। एक दूसरा इनर्शियल फ्रेम है एस डैश। अब ये एस डैश फ्रेम ये जो है वो एस के विद रिस्पेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका जो ओरिजिन है उसको हमने ओ डैश माना है। और जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा ओरिजिन पर ही खड़ा होता है। तो अब इस बात है कि जो ऑब्जर्वर होंगे एस फ्रेम में ओ और एस डैश फ्रेम में ओ डैश पर खड़ा होगा और किसी पर्टिकुलर इवेंट या किसी घटना को ऑब्जर्व करेगा। अब t बराबर 0 पर मान लेते हैं कि दोनों फ्रेम एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे पर कोइंसाइड करते हैं। जब दोनों फ्रेम एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे तो दोनों फ्रेम की जो एक्सिस होंगी x x डैश y y डैश z z डैश और ओरिजिन o o डैश एक ही जगह पर होंगे। और तब मान लेते हैं कि एक फ्लैश लाइट या एक दीप्ति ओरिजिन ओ और ओ डैश से इमिट होती है। अब ये जो दीप्ति होगी, ये जो फ्लैश होगी, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक पहुंचती है और इस दीप्ति के उस पॉइंट P तक पहुंचने की इस इवेंट को, इस घटना को ऑब्जर्वर O और O डैश मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो पाते हैं कि एक पर्टिकुलर घटना के लिए, इस घटना के लिए जो टाइम है वो दोनों ही ऑब्जर्व करिए डिफरेंट है। मान लेते हैं एक के लिए टाइम t है तो दूसरे के लिए टाइम t डैश है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एस फ्रेम, इसके एक्सिस हैं x, y और z, ओरिजिन इसका o, और किसी टाइम t पर ये जो टाइम है ये एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट बता रहा हूँ, एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट किसी टाइम t पर जो हमारा एस डैश फ्रेम है वो इस एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर पहुँच गया, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये हमारा एस डैश फ्रेम और ये इसका ओरिजिन ओ डैश। अब t बराबर 0 पर जब दोनों ओरिजिन ओ और ओ डैश एक दूसरे पर कोइंसाइड करते हैं, संपाती होते हैं, तब एक फ्लैश लाइट उत्पन्न होती है और उसके पश्चात क्या होता है कि उस फ्लैश लाइट की जो लाइट होती है वो फैलती है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक पहुंचती है। इस पॉइंट P के लिए अब इस फ्रेम S के जो ऑब्जर्वर होगा वो इसका कोऑर्डिनेट x, y, z और t नोट करता है या ऑब्जर्व करता है, और ठीक इसी पॉइंट के लिए जो s डैश का ऑब्जर्वर होगा वो इसके कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश, z डैश और t डैश ऑब्जर्व करता है।
एक्स वाई जेड डैश हमको समझ में आता है कि ये स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि स्थिति को या पोजीशन को शो करते हैं, लेकिन टी डैश जो है वो टाइम को शो करता है और टी डैश दोनों के लिए इक्वल नहीं है, क्योंकि ये फ्रेम जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, वो लाइट के इक्वल हो सकती है या उसके आसपास की स्पीड हो सकती है, तो जो टाइम होगा उन दोनों के लिए डिफरेंट होगा। तो अब एस फ्रेम के लिए डिस्टेंस ओ पी हो जाएगी। देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको कर सकते हो 0 0 और 0, और इसके कोऑर्डिनेट एस फ्रेम के लिए एक्स वाई जेड है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यानी 0 0 0 और एक्स वाई जेड, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिफरेंस हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब लाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है और लाइट को ओपी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ समय लगेगा, और वो समय मान लेते हैं t है, और लाइट की स्पीड c होती है। तो ओपी डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय, डिस्टेंस कितनी है ओपी और स्पीड कितनी है c, तो ये लगा समय t। तो इस S के ऑब्जर्वर को लगेगा कि लाइट यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ध्यान दें लाइट जब दोनों S और S डैश फ्रेम एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे थे t बराबर 0 पर, तब उत्पन्न की गई थी, इमिट की गई थी। तो S के जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि लाइट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने में लगा समय OP/C होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसका अंडर द रूट और कर लेते हैं, और फॉर्मूला होता है इस प्रकार से कि दो पॉइंट्स होते हैं x1 y1 और z1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आएगी होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर भी अंडर रूट हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस ज्ञात करते हुए हमने टाइम मेजर कर लिया। अब हम ठीक है प्रक्रिया, ये प्रोसेस एस डैश फ्रेम के लिए अप्लाई करेंगे। तो T इक्वल्स टू OP/C, OP की वैल्यू C
तो जब ये रूट हटाओगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऑन सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ठीक इसी प्रकार से एच डैश फ्रेम के लिए ओ डैश पी एस डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। ओ डैश पे डिस्टेंस हो जाएगी क्योंकि ओ डैश ओरिजिन है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 और 0 होता है। तो फॉर्मूले से ये हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर और जेड डैश स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन सी। तो डिस्टेंस हो जाएगी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। तो टाइम टी डैश निकाल लेंगे, टी डैश इक्वल्स टू ओ डैश पी ऑन सी एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी। रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ठीक इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों ही इक्वेशन किसी पॉइंट P के लिए है। पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए है। तो इन दोनों को हम इस तरीके से इक्वलाइज कर सकते हैं। क्योंकि दोनों साइड 0 है तो 0 को हम इक्वलाइज कर देंगे। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर दिया क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है। इसको
इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों दोनों इक्वल्स, दोनों ये इक्वेशन 0 को इक्वल है, ये भी 0 को इक्वल है, तो इन दोनों को हम इस तरीके से इक्वलाइज कर सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि एच डैश प्राइम केवल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो बाकी कंपोनेंट्स होंगे y और z, y एक्स के लॉन्ग y के लॉन्ग y और z एक्सिस के लॉन्ग z ये कांस्टेंट रहेंगे। y एक्सिस के लॉन्ग y कोऑर्डिनेट और z एक्सिस के लॉन्ग z कोऑर्डिनेट ये कांस्टेंट रहेंगे, केवल x कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, क्योंकि जो फ्रेम s डैश है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू y डैश और z इक्वल्स टू z डैश। लेकिन जो कोऑर्डिनेट x है वो चेंज होगा, इसलिए x और x डैश इक्वल नहीं होंगे।